विद्या ददाति वित्तम् मुदितं करोति चित्तम् विद्या ददाति शक्तिम् विद्या ददाति वृत्तिम् विद्या। देखो बेटा इसके नीचे भी करो, नहीं आ रहा फिर से। अरे ये बच्चे वो हमको एक्चुअली बता। मैम स्क्रीन में जो साइज है वो नहीं कवर कर पा रहा है। हाँ रुको रुको, क्या ये कवर, इसको और ऊपर उठाओगे, 2 पंक्ति और है। हाँ बेटा, अरे अरे अरे, हाँ बच्चा कैसे करूं अब, ऊपर कैसे करूं? ये वाला दबाइए बटन। हाँ। बेटा मुझे आता नहीं है ना। हाँ। ये देखो, व्हील है ना ये, तो ऐसे बस ऊपर बस बस। नीचे। ओके ओके ओके। बेटा क्या नहीं आ रहा है इसमें, क्या नहीं दिखाई दे रहा? आप कुछ बोल रहे थे ना बेटा, नहीं दिखाई दे रहा? हेलो, उनका भी नेटवर्क इशू। चलिए बेटा, और भी कोई बच्चा आंसर कर सकता है ना? अब आगे देखिए, पहले पूरा पोयम पढ़ लेते हैं, है ना? विद्या ददाति शक्तिं विद्या ददाति वृत्तिं विद्या ददाति सौख्यं मुदितं करोति चित्तम्। अब इसका अर्थ जान लेते हैं बेटा। विद्या ददाति ज्ञानम, देखो ददाति शब्द जैसे पठति होता है ना, ऐसे ही ददाति शब्द का विद्या ददाति माने देती है, ज्ञानम ज्ञान देती है, विद्या ज्ञान को देती है, विद्या ददाति मानम विद्या हमें सम्मान मान देता है बेटा। जब हम बहुत विद्या से अभिप्राय कौशल से भी है बेटा, जैसे कोई शास्त्र विद्या में निपुण है, कोई नृत्य विद्या में, तो विद्या से अभिप्राय कला से भी है। समझ रहे हैं बेटा? कोई एक Yes, बच्चा आंसर ma'am. करिए। हाँ, फिर कहे विद्या ददाति वित्तम, देखो वृत्तिम माने होता है धनम, परंच वित्तम माने इत्यादि होता है रोजगार, दोनों में अंतर होता है बेटा। तो विद्या ददाति वित्तम रोजगार इत्यादि में देता है। आपको देखना, यदि किसी को शास्त्र इत्यादि का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है, हाथ हस्तरेखा का ज्ञान है, तो रोजगार। अगर हम बीएड करते हैं और संस्कृत विषय लेके देखो, आज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हमें रोजगार के क्षेत्रों में हमको रोजगार मिला हुआ है ना बेटा। तो ऐसा नहीं है कि हम संस्कृत में अनुवादक भी होते हैं, तो हमें वित्तम माने हमें रोजगार भी देता है। मुदितम करोति चित्तम, यदि संस्कृत के बहुत अच्छे श्लोक हो, जैसे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अगर हम ऐसे गाते हैं तो कितना आनंद देता है बेटा। तो आनंददायिनी है, चित्त प्रसन्न होता है। विद्या ददाति शक्तिम, विद्या हमें शक्ति देती है। अगर हमारे पास विद्या नहीं है ना, तो फिर विद्या, हमारे यहाँ तो कहा जाता है साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। यदि साहित्य संगीत कला विहीना, यदि साहित्य संगीत कला इत्यादि से व्यक्ति यदि नहीं आता है उसको, तो साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। वो पुक्ष के पूछ उसका दिखता नहीं है, लेकिन वो पशुवत है, पृथ्वी पर वो पशु के बराबर है। तो यहाँ पर देखो बेटा, तभी जब हमारे को ज्ञान होता है तो मुझे शक्ति भी प्रदान होती है। फिर है विद्या ददाति वृत्तिम, यानी धन देती है, धनम ददाति। अभी देखो कथाकार इत्यादि होते हैं ना, देख लो कितनी भीड़ लगी होती है, लोग धनम ही धनम मिलता है बेटा। और विद्या ददाति सौख्यम, अगर विद्या हमारे पास है तो धन भी हमारे पास है। यदि कहते हैं ना कि अगर विद्या नहीं होती है तो फिर धन नहीं, और धन नहीं है तो मित्र नहीं, और मित्र नहीं है तो सुख कहाँ? विद्या ददाति मानम विद्या ददाति सौख्यम। तो विद्या ददाति सौख्यम, विद्या हमें सुख देती है। कोई भी कौशल हो बेटा, अगर आपको आता है तो हमें सभी साधन मिल जाते हैं, तो विद्या हमें सुख प्रदान करता है बेटा। और मुदितम करोति चित्तम, हमारे मन को प्रसन्न करती है विद्या। तो देखो बेटा, ये अर्थ भी जान लेना इसको, और इसको याद भी कर लेना। हो सकता है अगर 4 पंक्ति लिखने को आए तो आप इसी को लिखना, ठीक है ना? Yes, ma'am. आपको अच्छा लगा ये गीत? Yes, ma'am. तो चलिए अब हम दूसरा स्लाइड पर बोलते हैं। ये तो मेरी बेटी चली जाती है और मुझे कुछ आता नहीं, बुलाती हूँ। चलो तब तक हम दूसरा कुछ करते हैं बेटा। ये तो ऊपर चला गया, मुझे आ ही नहीं रहा, फिर करती हूँ। अपन बड़ा करूं,
चलो बेटा, अब हम 1 नंबर 2 नंबर का सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले बात तो 2 पंक्ति का गीत हमने जो पढ़ा है, चाहे वो सदवाक्य में ले लेना, किसी में 1 नंबर का, वो तो अनिश्चित है बेटा, कितने भी श्लोक पढ़ते जाएं हम, लेकिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक बार जरूर आएगा। आपने हिंदी भाषा में भी पढ़ा होगा, हिंदी में उच्चारण स्थान पढ़ा है क्या? कोई एक बच्चा उत्तर दो। यस मैम, कंठ तालु मूर्धा ये वाला सारा पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया ना? तो देखो Yes, ma'am. आज हम उसी को संस्कृत में पढ़ लेते हैं, उच्चारण स्थान, ठीक है ना? इसका ज्ञान 3rd सेमेस्टर में भी बहुत जबरदस्त आएगा। अब हमने आपको माहेश्वर सूत्र बताया था, आप लोगों ने याद किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम टेस्ट जरूर लेंगे, ठीक है? याद करना है। अयुड़ रिलरी केओ गयो छैवरट लण यम गणनम झभई गडदश जब गडदश खप छटट चट्टव कपय शस्सरहल, इसे याद करना है बच्चों। ये माहेश्वर सूत्र लिखने को आया है, आपने पिछले वर्ष का देखा होगा अगर पेपर, तो उसमें सूत्र लिखने को आया है, देखा था किसी बच्चे ने? यस मैम, लिखा है उसमें, क्वेश्चन आया है। तो फिर आपको याद हर हालत में करनी है। तो चलिए बेटा, हम इसको उसी आधार पर देखो सॉल्व करते हैं कि मुख से, आपको ये भी बताया था कि हमारे वर्ण निकलते कहाँ से हैं, है ना? जठराग्नि के पास से निकलते, पहले विचारों में आते हैं, विचार में आने के बाद मन में आता है, मन से जब वो बोलने का प्रयत्न करते हैं तो जठराग्नि से वो स्वर निकलती है, जिसमें भोजन पकता है। तो जठराग्नि से ध्वनि निकलने पर वो विभिन्न स्थानों पर टकराती है, जहां से टकराती है वही उसका स्थान होता है, ठीक है बेटा? अब देखिए आपको लिखा हुआ है अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः। फिर से बोल रही हूँ बेटा, अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः। अ माने अ, यानी दोनों वर्ण, देखो पीछे लिखा हुआ बेटा उच्चारित वर्ण अ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। कु माने क्या होता है बेटा? कु माने क वर्ग, का वर्ग। तो यानी क ख ग घ अंगा। और फिर सूत्र में क्या लिखा है बेटा? अ उ ह। हाँ देखो लिखा है हा का भी उच्चारण स्थान। और विसर्ग, विसर्जनीय नाम, ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है बेटा, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है? फिर से बोलते हैं अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः। अ माने अ आ, कु माने क वर्ग, ह माने ह शब्द ह वर्ण, और विसर्जन माने 2 बिंदु जो आपके लगे हैं वो विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है? समझ में आ गया? यस मैम। अगर पूछा जाएगा कि आपका घ का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या बताएंगे? कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। अ, और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ। कंठ। अब हम आगे चलते हैं बेटा, इच्चु यशानाम तालु। ई अब ई से अभिप्राय ह्रस्व ई और दीर्घ ई, और चु माने चा वर्ग। शाबाश। और वर्ग। य, देखो लिखा है ना ई चू य, और फिर लिखा है तालव्य श, है ना? आप सूत्र में देखिए बेटा, इचु यशा नाम, ये यशा नाम जैसे षष्ठी विभक्ति है बालका नाम, इसीलिए इसको ये षष्ठी कि इन लोगों का के की आता है बेटा, इसलिए इचु यशा नाम लिखा है। तो ई माने ह्रस्व ई दीर्घ ई, चू माने क्या होगा? च वर्ग च छ ज ज या, और या तथा श का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है ना? इसमें कभी कभी प्रश्न देते हैं कि किस सूत्र से है, तो आपको सूत्र पता होगा तो आप कर लोगे बेटा, ठीक है? अब आप मन में ही एक बच्चा उच्चारण करेगा, बाकी सभी बच्चे माइक म्यूट करके उच्चारण करेंगे। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। बहुत उत्तम, है ना? अब हम दोनों, अगर बेटा च का उच्चारण स्थान पूछे तो, तालव्य। तालव्य। और अगर छ का उच्चारण स्थान, अपन आगे नहीं पढ़ रहा, वो भी छ का तालव्य ही होगा। तालव्य। तालव्य होगा, और खा का उच्चारण स्थान दंत। दंत। अरे कंठ। कंठ। हाँ, ऐसे 2 ही का तो याद कर लो बेटू, सभी बच्चे अभी अभी याद करो, तुम लोग नीचे करो और नीचे, हाँ बत्ती है, हाँ अब तुम यही चेयर लगा के, हाँ बेटा
आप लोग दोनों याद करो अभी मेरे सामने, अको विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशाणाम तालु, ये दोनों पंक्ति वर्ग च वर्ग अभी का भी याद करो सभी बच्चे, मैं अभी पूछूंगी, मन में याद करो, ओके मैम। क्योंकि हम सारे पढ़ लेंगे, हमें याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी बच्चे को प्रश्न करना है दोनों में तो पूछ सकते हैं बेटा। मैं फिर से उच्चारण कर रही हूँ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशाणाम तालु। अकुह आ कु माने क वर्ग, हा और विसर्जन का यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशाणाम तालु, ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई, चु माने च वर्ग, या और तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इसे तालव्य श भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धः, री में भी वही बात है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई हम लोगों ने पढ़ा था ना माहेश्वर सूत्र में। तो री माने दोनों री और बड़ी री, टू माने बेटा टा वर्ग। टा वर्ग, और फिर क्या लिखा हुआ बेटा देखो, ऋतु रसाणाम मूर्धः, री और ट वर्ग, फिर र और शा, तीन चीज है ना, री टू र और शा, दिख रहा है ना आपको। मैम जो Yes, हिंदी ma'am. और संस्कृत के जो मतलब शब्दों के जो उच्चारण स्थान है वो टोटली सेम है ना? हाँ बेटा, उच्चारण स्थान तो हिंदी संस्कृत का ही है, वही हिंदी में आता है, हिंदी से अच्छा, संस्कृत में नहीं, बस ये संस्कृत है कि से यहाँ पे हिंदी। हम सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं, वहां पे क्या है उसमें दे रखा है साफ साफ कि स्वर के अलग भेद आ रहे हैं, व्यंजन के अलग आ रहे हैं। ना तो आप देखो भेद में भी कोई ऐसा शब्द नहीं होगा बेटा जो आपके सूत्र हल नहीं हो रहे होंगे, जैसे हाँ मैम। उन्होंने व्यंजन का लिखा होगा उच्चारण स्थान, तो आप देखना ढूंढोगे तो फिर इसी में मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। जी मैम है। अगर व्यंजन भी बोलेंगे वो कि व्यंजन का ये उच्चारण स्थान है, दूसरी विधि बताएंगे, तो भी वो उनकी टेक्निक, अपना कोई टेक्निक होगा जिससे उन्होंने बताया, लेकिन वो इसी में आ रहा होगा। अगर आप कोई व्यंजन ढूंढिए, अगर वो क वर्ग में है तो कंठ में ही आएगा जी मैम। सारे व्यंजन। समझ में आया बेटा। यस मैम। ये तो बहुत आसान हो जाता है ना, वैसे तो आप हर शब्द याद करोगे, याद चाहे जैसे करो, लेकिन आपको सूत्र आता रहेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में भी और सुपर टैट में भी, टैट में भी, हर जगह ही आएगा बेटा। तो इससे अच्छा है कि हमें सूत्र आता रहेगा तो हम सारे हल कर लेंगे, हम देख लेंगे कि कौन सा व्यंजन है और फिर मन में याद करेंगे, इचु यशाणाम तालु, अच्छा ये च वर्ग का है और इसका तो तालु होता है ना। तो देखो बोलो, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मेरे साथ बोलो, ऋतु। ऋतु रसाणाम मूर्धा। हाँ, अब हम तीन एक साथ याद करेंगे, देखो सभी लोग माइक म्यूट करके जोर जोर बोलो अपने घरों में, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आप बोलिए, अब बोलना, इचु यशाणाम तालु, माइक म्यूट करो, जोर जोर बोलो, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है ना। री माने री, दोनों री, टू माने ट वर्ग, और र इत्युक्ते र और श, इनका स्थान, इसीलिए इसको मूर्धन्य श भी बोलते हैं बेटा। देखो आपने पहले तालु वाला श पढ़ा तो उसको तालव्य श बोलते हैं, अब इसको मूर्धन्य श बोलते हैं बेटा, इसीलिए क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं, है ना। तो आप कहीं भी देखेंगे हिंदी में भी, तो अगर ये व्यंजन ट ठ ड ढ ड़ ढ़ आ रहा होगा तो ये सारे व्यंजनों का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होगा बेटा। मैं आपको एक चित्र शेयर करूंगी, उस चित्र में दिखेगा आपको कि कौन सा उच्चारण कहाँ से निकलता है, वो हम शेयर कर देंगे आपको बेटा, ठीक है ना। आपको देख करके भी आनंद आएगा कि कहाँ से कौन सा स्वर निकल रहा है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं बेटा, ऋतु लसानाम दंतः, ऋ माने ल, दोनों ऋ, एक ली है, फिर उसके बाद तू माने बेटा त वर्ग, और ल माने ला, और सा, इसीलिए इसको दंत सा बोलते हैं। हमने तीन सा पढ़ा, दूसरे नंबर पर तालु बढ़ा, तीसरे नंबर पर मूर्धन्य सा पढ़ा, चौथे नंबर पर दंत सा पढ़ा। इसको ऐसे नहीं बोलना सरौता वाला सा, है ना, सीटी वाली सा, खटकोण वाला सा, ऐसे नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है जितना, हाँ
यदि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, तीनों श के नाम जान गए आप? यस मैम। हाँ, अब आज से आप छोटा बड़ा पेट फाड़ने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, सरौता सा ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? आप इनका नाम लीजिएगा बेटा, जैसे आपका कोई नाम हो और आपको कोई उपनाम से बोले, वो भी खराब नाम से, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका नामकरण है, तो आप उसका नाम ही बोलिएगा, ठीक है? इसमें देखिए और फिर नीचे लिखिए तू, त, थ, द, ध, न, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है बेटा? दंत। दंत। अब आगे आते हैं। हाँ, अब देखो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, अगर इसका उच्चारण नहीं आ रहा है ना बेटा, तो कोई बात नहीं, आप अगर ये सूत्र आपके दिमाग में रहेगा, और अगर यदि उसमें एग्जाम में आया कि किस सूत्र से इसमें हुआ है, तो सूत्र का नाम दिया रहेगा और पा फा बा रहेगा, तो आप आराम से लिख देना कि उपु पद्मानिया नाम वाला ही है। उसमें हम इचू ऐसा नाम तालु नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा? उ माने उ, यानी दोनों उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। पू माने बेटा पा वर्ग। प वर्ग। और देखना उपपदनीय नाम, देखो अगर आपको एक बात और बताऊं बेटा, ये पा के आधे आगे जो निशान लगा हुआ है ना, इसको आधा विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा विसर्ग। आधा विसर्ग होता है, यानी पूरा अह करके उच्चारण नहीं किया जाता, आधा बोला जाता है, ये वेदों में आता है। इस निशान को अगर आप देख रहे हैं, तो आप किसी से भी कह सकते हैं कि विसर्ग भी दो प्रकार के होता है। जब आधा विसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से दो, ऊपर भी चंदाकार और नीचे भी चंदाकार, इसे आधा विसर्ग बोलते हैं बेटा। और आधा फ, इनका उच्चारण स्थान होष्ठ है। वैसे तो केवल इतना ही पूछेंगे आपसे, प फ ब भ म, इसी को पूछेंगे उच्चारण स्थान। ये आधा वाला आता नहीं है, लेकिन जानते रहो बेटा कि ये आधे विसर्ग का निशान है ना बेटा? कभी कहीं बुक में देखोगे तो लोगों को बता सकोगे। तो चलिए अब हम पूछते हैं, पा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। 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 ता का उच्चारण स्थान? दंत। दंत। दंत्य। बहुत उत्तम। अब आगे नीचे आते हैं बेटा, ये जरूर पूछ लेते हैं कभी कभी। यम गणना नाम नासिका, हमने सूत्र में पढ़ा था ना, माहेश्वर सूत्र में। यम गणनम। हाँ, जहाँ पंचमाक्षर का जो भी प्रयोग है सारे, वो अनुनासिक है बेटा। इया यानी च छ ज झ इया, म यानी प फ ब भ म, अंगा क ख ग घ अंगा, त थ द ध न, इन लोगों का इसका उच्चारण स्थान क्या है बेटा? अनुनासिक। बोलिए, अनुनासिक। अनुनासिक। हाँ, पीछे आपको देखो साथ में लिखा है, नासिका भी कहते हैं इसको, ठीक है? याद हो गया? अभी भी याद करो बेटा, अब 6 तक पूरा रिपीट करो। चलो, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हम पूरा रिपीट करते हैं। विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका। अब देखो बेटा, 6 तक हो गया है। ए और अब फिर से देखना, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। बोलो बेटा मेरे साथ, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ए और ए का ए और उच्चारण ए का स्थान उच्चारण कंठ स्थान और कंठ तालु और दोनों तालु है। दोनों है। हाँ, गुड। अब इसी तरह 2 का देखो, कंठ और ओष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। हाँ, जिह्वा मूली बेटा, जिह्वा मूली माने का आधा विसर्ग, ठीक है ना? ये जिह्वा की मूल से बोला जाता है बेटा, जहाँ जीभ खत्म होती है ना, जहाँ जड़ है उसका, वहां से बोला जाता है, इसलिए इसको जीवा मूल्य बोलते हैं। और इसका प्रयोग लौकिक भाषा में नहीं होता, ये वैदिक भाषा में प्रयोग होता है। तो इसको शायद ना भी पूछे वो, है ना? नासिका का पूछ सकते हैं बेटा, नासिका अनुस्वार से च, जो आपका नासिका, जितने भी नासिका से वर्ण बोले जाते हैं, वो अनुस्वार से बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जब आगे व्यंजन होता है बेटा। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे चंपक, अब चंपक में प है, इसलिए वो बिंदी अनुस्वार किसकी हुई बेटा? माँ पे का। बिंदी लगी। हाँ, चंपक प पे बिंदी है, और पा का 5वां अक्षर
बेटा शिखा, आप अपना माइक म्यूट करिए। शिखा, हाँ गुड। अब देखिए बेटा, अब आपने जब उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा था, माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, तो आपने ये भी पूछा था कि माँ हलंत कहाँ लगाते हैं और अनुस्वार कहाँ लगाते हैं। तो माँ हलंत का जब अनुस्वार होता है, तो जब आगे व्यंजन होता है तब अनुस्वार होता है। ठीक है बेटा, और अनुस्वार वही होता है जो नासिका के वर्ण होते हैं। अब हम आगे चलें। उच्चारण स्थान क्लियर हो गया बेटा? कोई एक बच्चा बोलो उच्चारण स्थान क्लियर। यस मैम। कोई प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं बेटा। मैम अनुस्वार वाला फिर से बता दीजिए, हाँ, अनुस्वार देखो बेटा, जो मोनुस्वार हलंत कहाँ पे इसका, लगाते हैं और वो वाला। अच्छा फिर से बताती हूँ बेटा। मोनुस्वारा का मतलब होता है जब हम उन सब का अनुस्वार करते हैं, ये अलग से तो कुछ नहीं होता, ये अनुस्वार अलग से नहीं होता। जब हम उसी माँ को जो लिखा हुआ होता है, माँ को जब अनुस्वार में बदलते हैं तब हम कर, जैसे यम गणना नाम, अभी यहाँ पर देखा था आपने ना, च छ ज ज या में यम गणना नाम, ये छठा बिंदु देखो बेटा, छठा पंक्ति, यस मैम। ये पंचमाक्षर है, आपको बताया था ना 7वें सूत्र में, यस मैम। माहेश्वर सूत्र में है। तो जब इन पंचमाक्षर में जब वर्ण में आता है, जैसे मैंने कहा था, बच्चे पूछते हैं मैम चंपक में तो आपने अनुस्वार को माँ पढ़ा, फिर चंदन में ना क्यों पढ़ा अनुस्वार को, ठीक है ना, दिनांक में अंका क्यों पढ़ा, व्यंजन में इया क्यों पढ़ा। तो आपको यही बोलना है, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यदि उस अनुस्वार यानी वर्ण के आगे, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, अब विद्यालयम में बेटा जो माँ है, आगे गच्छति में ग व्यंजन है, इसलिए माँ लिखा नहीं जाएगा, वो अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है ना। यस मैम। और अगर होगा रामः विद्यालयम आगच्छति, तो आस्वर है, तो वो आपका माँ पूरा लिखा जाएगा। यस मैम, समझ गए। समझ गए ना बेटा, ऐसे कहीं भी होगा, जब आपका आगे व्यंजन होगा तो वो ऊपर चढ़ेगा, और आगे अगर स्वर होगा तो लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जरूर 1 नंबर 2 नंबर का आता है बेटा, टैट हो सुपर टैट हो, सूत्र में पूछ लें, कैसे भी पूछ लें, ये आएगा अवश्य, इसलिए आप सूत्र याद करने का प्रयत्न करिएगा। ओके, हम Yes, सारे ma'am. वही पढ़ रहे हैं छाट छाट के जिसमें नंबर आए बेटा। अब आगे हम पढ़ते हैं, एक दीर्घ प्रश्न भी आता है, ऐसे खाली व्याकरण पढ़े जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने साहित्य भी लिया है। तो देखो साहित्य में दूसरा पीपीटी शेयर करते हैं। एक आएगा आपके पास बेटा, श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं और दृश्य सामग्री किसे कहते हैं, आपको किसी ने बताया जरूर होगा। जी हम श्रव्य मतलब जिनको हम सुन के, और दृश्य मतलब देखकर। हाँ, तो इसी को संस्कृत में भी जब अगर पूछेंगे तो श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं और दृश्य, ये टीएलएम ये सिखाने की एक विधा में आता है बेटा, ये शिक्षण विधियों में आता है। और शिक्षण विधि में कभी जो हम होते हैं उनमें श्रव्य भी आता है। सामग्री का प्रयोग करते हैं, कभी हम दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, और कभी श्रव्य दृश्य दोनों सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। बेटा जरा खोलना, नेक्स्ट पीपीटी है, संस्कृत में शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, ये अभी पिछले से पिछले वर्ष भी आया था बेटा। आप 2-3 वर्ष का प्रश्न पत्र हल करिएगा अभी थोड़े दिनों बाद, तो उसमें यही आया था, श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्यक्त करिए। ठीक है, तो आपको यही लिखना होगा बेटा कि देखो संस्कृत शिक्षण में, वैसे तो लिख देते कि हिंदी शिक्षण में, या अगर और कोई होता तो शिक्षण में, लेकिन चूंकि अगर संस्कृत के पेपर में आएगा तो संस्कृत शब्द जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यस मैम। अब आपको लिखना है संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री। देखो बेटा, जो दृश्य सामग्री है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई भी विषय हो, तो होगा तो सब जगह वही। अब जिस सब्जेक्ट में पूछे उसी सब्जेक्ट का नाम लिख दो, काम खत्म। जैसे देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग ऐसे पदार्थों अथवा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है जिसमें परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। देखो बेटा, जब कोई हम बदलते हैं, कोई कहीं का दृश्य दिखाते हैं, तो यदि हम कहीं दृश्य दिखा देते हैं, अब तो बेटा आप लोग लैपटॉप से भी दिखा सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड से दिखा सकते हैं आप कहीं का दृश्य। जैसे मान लीजिए वन का पाठ पढ़ा रहे हैं और आप बच्चों को बहुत अच्छा वन का दृश्य दिखा दीजिए, जंगल का दृश्य दिखा दीजिए, तो ये दृश्य दिखाना आपको किसमें आएगा, दृश्य सामग्री में आएगा। ठीक है ना।
आप स्मार्ट Yes, बोर्ड ma'am. पर दृश्य दिखा सकते हैं ना? Yes, ma'am. अब आप जंगल का सैर करा सकते हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम लोग तो नहीं, मेरे यहाँ सुविधा थी, लेकिन अगर आप पेन ड्राइव लेके जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर यूज करते हैं, आईसीटी का प्रयोग करते हैं, तो आईसीटी के प्रयोग में आपने वन के बारे में पढ़ाया, जैसे आपने पर्वतों के बारे में संस्कृत में श्लोक पढ़ा रहे हैं, या पुरलिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, वनों के बारे में पढ़ा रहे हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे जगह के दृश्य हम दिखा, जैसे पहला पाठ है चित्र पठन संस्कृत भाषा में, तो हम उस चित्र को, जैसे बाघ का दृश्य है, तो हम बाघ का दृश्य दिखा करके और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसे हम दृश्य सामग्री कहते हैं। और देखो बेटा, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री का उपयोग दूर के ऐसे स्थान जहां आसानी से पहुंचना असंभव होता है, उस जैसे विषय में ज्ञान देने मैप्स के लिए, है ना? जैसे मान लीजिए पर्वत के बारे में बता रहे हैं, अब पहुंच पाना आसान है क्या? नहीं, लेकिन नहीं। जैसे मानचित्र पे कोई चीज दिखाते तो वो भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लेकिन उसको संस्कृत से जोड़ देंगे कि जैसे हम पर्वतों के बारे में पढ़ा रहे हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उनके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम मैम उसको हम दिखा सकते हैं दृश्य सामग्री में, और जाना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन वहां का दृश्य हम दिखा सकते हैं, इसलिए इसे हम दृश्य सामग्री भी कहते हैं। पर्यटक स्थल, अब हम पर्यटक स्थल दिल्ली का लाल किला के बारे में पढ़े, या आप महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके यहाँ के स्थान के बारे में पढ़ा रहे हैं, अयोध्या के मंदिर के बारे में पढ़ा रहे हैं, काशी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वहां का चित्र जा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन बच्चों को घुमा सकते हैं हम इसके माध्यम से। आप जी समझ मैम। गए ना दृश्य सामग्री का मतलब? अच्छा, अब मुझे देख लो। अच्छा, श्रव्य सामग्री का भी जरूरी नहीं हम इसी में देखें बेटा, वैसे भी बता सकते हैं। अब लो, हमसे तो ऊपर बढ़ेगा भी नहीं ये तो। स्क्रॉल क्या होता है? कर तो रही, हाँ शाबाश, देखो बच्चों आ गया। हाँ, अब देख लो बेटा, जैसे उसका उदाहरण देख लेते हैं, श्यामपट। अब ये श्यामपट श्रव्य सामग्री है कि दृश्य सामग्री है? दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री दिखाई दे रहा है केवल। अच्छा, इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? तो उदाहरण लिखना बेटा, कि जैसे शिक्षक अपने, अब देखो, अब सबसे पहले श्यामपट के बिना तो शिक्षक अधूरा है बेटा। ये सबसे सबसे ज्यादा आवश्यक शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार है, उसका चौक यानी लिखना, और ये किस पर लिखेगा? बोर्ड। तो देखो, अगर क्यों हम करें, तो अब हम बोलेंगे संधि विच्छेद करना, उपसर्ग प्रत्यय, किसी भी वस्तु का धातु रूप इत्यादि, बच्चों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए जो हम लिखते हैं, जैसे लिखा जाए वैसे बोला जाए, इसके लिए हम उस पर लिख सकते हैं, तो शिक्षक का समय बचाता है। नहीं सॉरी, और बिना लिखे तो अभ्यास हो ही नहीं सकता ना बेटा, सारे एग्जाम लिखने में आते हैं। तो उदाहरण आप ऐसे नहीं लीजिएगा, वॉवेल का प्रयोग करने के लिए, कंसोनेंट का प्रयोग करने के लिए, वर्ब के लिए थोड़ी लिखेंगे, हम उसको संस्कृत का लिख देंगे। समझ गए? जैसे आप पूछते हैं ना Yes, कि ma'am. श्यामपट्ट का प्रयोग क्या करेंगे, तो श्यामपट्ट का प्रयोग सर, जैसे बच्चों को कोई वर्ण माला सिखा रहे हैं तो वर्ण लिख सकते हैं, शब्द सिखा रहे हैं तो हम संस्कृत के शब्द, जैसे बालकः, फलम, उदाहरण संस्कृत का ही दीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि पढ़ाने के लिए हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, लपेट श्यामपट्ट, इसमें इसका प्रयोग कब किया जाता है बेटा? लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? गलत ही बोलो, लेकिन बोलो, इसका क्या लाभ है? हम ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकें। हाँ, लिखा तो हुआ है, देखना ना। इसमें जैसे मान लीजिए मुझे पता है, जैसे मैंने, ये मेरा लेपेट श्यामपट्ट है, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, जो आपको दिखा के पढ़ा रही हूँ। यदि इसको मान लीजिए कि आजकल आईसीटी का प्रयोग ना हो रहा होता, तो हम क्या करते? इसको पहले से लपेट श्यामपट्ट पर लिख के लाते और कक्षा में टांग देते, तो मेरा टाइम बच जाता। जैसे आज हमने लिख कर आपको दिखाया, तो मैं लिखी नहीं हूँ, लिखा लिखाया ले आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ, तो एक तरह का लपेट श्यामपट्ट है। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे बेटा, श्यामपट्ट पर लपेट माने गोला करके ले आते थे और ला करके उसको लगा देते, तो लिखने का टाइम बच जाता था। समझ गए? यस मैम। अब इसी तरह चार्ट पेपर भी है, वो दृश्य दिखाई तो देता है ना, जिसमें केवल दिखाई देता है। तो हम चार्ट को अपना बना करके लेके आते हैं, उन्हें अच्छे तरीके, चाहे लपेट श्यामपट्ट पर बनाए और चाहे चार्ट पट पर, लेकिन अंतर इतना है कि लपेट श्यामपट्ट पर हम उसको मिटाल कर फिर से लिखते रहते हैं, और ये जो चार्ट पेपर होता है वो स्थायी हो जाता है। यस मैम। हाँ, तो इससे अच्छा है कि लपेट श्यामपट्ट करें। अरे अब ये फिर तो ऊपर नहीं बढ़ रहा।
स्क्रॉल क्या होता है देखना, नहीं लो चला ही गया। देखना बच्चों, हमको तो आता ही नहीं है, तो ये उल्टा प्रयोग बेटा। बहुत अच्छा। अभी किसी बच्चे ने मानचित्र के बारे में बोला भी था कि हम जहाँ के बारे में बता रहे हैं वहां का मानचित्र दिखा सकते हैं बेटा, हम चित्र दिखा सकते हैं। आपको इतने उदाहरण दृश्य सामग्री के आने ही चाहिए। यदि अगर नेत्रेंद्रियों के द्वारा। हाँ देखो, अब हरित हरित पट जानते हैं किसे कहते हैं? आपने विद्यालयों में देखा होगा, उनके कक्ष में चारों तरफ हरे रंग का एक पट्टी बनी हुई है, देखा है प्राथमिक विद्यालयों में? यस मैम। तो वो किस लिए होता है बेटा? आजकल विद्यालयों में उसका प्रयोग ही नहीं करते। वो छोटे छोटे बच्चों का हरित पट है, यानी अभ्यास करने के लिए है। उन्हें चौक दिया जाता है, श्याम पट पर टीचर लिखते हैं और हरित पट्टिका पूरे विद्यालय में है, बच्चा कहीं भी लिखे। समझ गए? अच्छा, दृश्य सामग्री में मॉडल आता है ना, आपके यहाँ मॉडल आपने बनाए होंगे। हमारे बच्चों ने तो बहुत टीएलएम बनाए हैं। मैं आपको टीएलएम शेयर करूंगी बेटा, और आप भी टीएलएम बनाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये देखिए मॉडल आपने जो बनाए, जैसे मान लीजिए धातु रूप के लिए बनाए, किसी पर्वत का दृश्य बनाया, तो वो बोलता तो है नहीं, तो वो दृश्य सामग्री में आएगा। समझ गए? यस मैम। आपका 4 उदाहरण दे देंगे कि हरित श्याम पट या हरित पट और मॉडल प्रतिरूप, ये दृश्य सामग्री का उदाहरण है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है कि दृश्य का उदाहरण है या खाली श्रव्य का। इसी तरह से पूछेंगे और आपको एक में टिक करना होगा। ओके मैम। या तो फिर दीर्घ प्रश्न पूछ लेंगे कि आपके उदाहरण सहित व्यक्त करिए, है ना? चलो, अब श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं बेटा? सारे इसमें लाभ लिखे हैं, बताओ। श्रव्य सामग्री श्रवणेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। बहुत अच्छा। तो उसमें कैसे उदाहरण हो सकता है? जैसे टेप रिकॉर्ड होता है ना बेटा, वीडियो से सुन टेप सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर, ग्रामोफोन वगैरह। हाँ, कैसेट इत्यादि। अच्छा, इसको क्या करने से क्या लाभ होगा? तो कहना उच्चारण के लिए बेटा। जब कभी हम, जैसे आपको अभी देखो, हमने आवाज आपको अपना आवाज भेजा था ना आपको, यस मैम। संस्कृत के वॉइस श्लोक मैसेजेस भेजे थे, और वॉइस वो भेजा था ना, वॉइस मैसेज फ्रूट्स भेजे थे वाला ना? भी, उसमें भी वॉइस आ रही थी। हाँ, ये देखो, तो इसमें जिसमें केवल ध्वनि आती है ना बेटा, जैसे लाउड स्पीकर है, पीछे तक आवाज जाने के लिए आप क्या करते हैं? स्पीकर का प्रयोग करते हैं। यस मैम। वो खाली सुनने बोलने के काम आता है ना? जिसमें सुनना बोलना हो, तो उसमें केवल श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब एक और उदाहरण देते हैं, नीचे लिखा हुआ है, जो दोनों काम करते हैं, दृश्य भी करते हैं और श्रव्य भी करते हैं। ऐसे जैसे कौन से चलचित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम। हाँ, वीडियो और में देखो ये, प्रेजेंटेशन वगैरह। प्रेजेंटेशन करते हैं तो बच्चा देखता भी है और सुनता भी है। अभी एनिमेशन। देखो मैं क्या कर रही हूँ, आप हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं, ठीक है ना? यस मैम। तो बहुत अच्छा। अब देख लो, विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री। देखो बेटा, ये 3 स्तर पर होता है, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर। सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा अभिप्राय केवल प्रारंभिक स्तर से है। तो आप प्रारंभिक स्तर वाला ही थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। मैंने भेजा ज्यादा इसलिए है कि आप इसे पढ़ अवश्य लेंगे, एक नोट्स बना लेंगे, क्वेश्चन कि दृश्य अथवा श्रव्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, समस्त के उदाहरण सहित व्यक्त करें। दृश्य सामग्री पहली बार, फिर दूसरे बार श्रव्य सामग्री, फिर तीसरी में श्रव्य दृश्य दोनों जिसमें हो। ठीक है ना? आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है ना? अपर्णा, अब आगे बहुत महत्वपूर्ण पढ़ने जा रहे हैं, और आप लंबी सांसें ले लो बेटा, क्योंकि ये तो मैंने दोनों अलग अलग नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है? शेयर करते धातु रूप। बच्चों,